नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। शराब घोटाले के अंदर आज ईडी ने संजय सिंह को, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को अदालत में पेश किया। ईडी ने हालांकि संजय सिंह की 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिन के लिए ईडी की रिमांड में सौंप दिया। ईडी का ऐसा दावा है कि संजय सिंह से अभी बहुत सारी पूछताछ होनी है और शराब घोटाला, दिल्ली का जो शराब घोटाला था, उसमें कई अहम चीजें जो हैं इस पूछताछ में हासिल करना चाहती है ईडी। ऐसा ईडी की तरफ से कहा गया। उधर शराब घोटाले में ही आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता मनीष सिसोदिया, जो लंबे समय से जेल में बंद हैं, उनकी भी आज अदालत में बेल को लेकर सुनवाई हुई। अभी इस मामले को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फिलहाल 12 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया। 12 अक्टूबर को इस मामले की एक बार फिर सुनवाई होगी। लेकिन इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने, और जो संजय सिंह को जो पेश किया गया, वहां भी अदालत ने ईडी से कई कड़े सवाल पूछे, तो दूसरी तरफ ईडी ने भी अपनी तरफ से कई जानकारियां शेयर की और कई सवाल ऐसे खड़े हो गए जो जानकारियां शेयर की गई हैं। इसके बाद कई सवाल ऐसे खड़े हो गए हैं जो आम आदमी पार्टी से पूछे ही जाने चाहिए। लेकिन इस पूरी सुनवाई के दौरान एक अहम बात और सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर इस पूरे मामले में, शराब घोटाले में, ये जो पैसा है, अगर वो पैसा आम आदमी पार्टी को मिला, तो आम आदमी पार्टी को अब तक पार्टी क्यों नहीं बनाया गया? यानी आम आदमी पार्टी को भी शराब घोटाले का आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? यह सवाल अपने में अहम है। इसलिए अहम है क्योंकि इस सवाल के मायने यह है कि शराब घोटाले की जांच अरविंद केजरीवाल और अब आम आदमी पार्टी तक पहुंचती दिख रही है। क्या शराब घोटाले में संजय सिंह पहले ही नप चुके हैं? मनीष सिसोदिया फंस चुके हैं? अब सवाल यह है, आप क्या होगा? दो टूक में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आपका क्या होगा? क्योंकि शराब घोटाले में दरअसल अब कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें, मैं फिर कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पैसा आम आदमी पार्टी को मिला, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी जानकारी दी जा रही है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या शराब घोटाले की जांच अरविंद केजरीवाल तक पहुंच रही है? लेकिन सवाल यह भी है कि इस घोटाले को और इस घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं की जो संलिप्तता है, उसको लेकर कोर्ट में आज जो सवाल उठे हैं, अगर उन सवालों का जवाब नहीं मिला तो कहीं ऐसा तो नहीं ये पूरा मामला जो है वो टाइम फिस होकर रह जाएगा? ये तमाम सवाल है जिन पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, इस पूरे घोटाले को लेकर जो कुछ कहा गया, जो कुछ बयानबाजी की गई, जरा उस बयानबाजी को सुन लीजिए। दोनों तरफ से तीर चल रहे हैं, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ आज कहा गया। झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही ख़राब होता है, सबका टाइम ख़राब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम ख़राब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के, उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी को उनके प्रवक्ता, जिनके पास कोर्ट से पहले सूचना पहुंचती है, और उनकी एजेंसियां ईडी और सीबीआई को ये चैलेंज करती हूं कि वो देश के सामने कोई भी प्रमाण रखें, कोई भी कागज रखें, 1 रुपया बताएं जो संजय सिंह जी के घर से मिला हो, जिसके आधार पर उन्होंने गिरफ्तार किया। जब भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से चेन नहीं निकलता,
उसके घर से कोई चोरी का टोटी नहीं निकलता, उसके घर से छर्रे और बंदूक नहीं निकलते, उसके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है, दस्तावेज। पूरे देश के अंदर एक खौफ पैदा किया जा रहा है कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा तो हमारे पास ईडी है, हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास आईटी है, हमारे पास पुलिस है, हम जवान को बंद कर देंगे। दिनेश अरोड़ा जो गवर्नमेंट अप्रूवर बन गए हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो संजय सिंह के घर पर और अमित अरोड़ा के साथ में जाकर पैसे देकर आए थे, और उसके बाद में ये संजय सिंह जी ही थे जिन्होंने उनको ले जाकर अरविंद केजरीवाल के घर पर जाकर मीटिंग कराई और उनको बताया कि पैसे कहाँ पर डिलीवर करने हैं। तो इसमें अगर गवर्नमेंट अप्रूवर और पैसे देने वाला अगर किसी का नाम लेता है तो वो एक अपना बहुत ही सॉलिड एविडेंस है। कांग्रेस किसी इर्रेगुलरिटी को सपोर्ट नहीं करती है। जो शराब घोटाले में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सब अपोजिशन पार्टियों के नेताओं को जेल में डालने की कवायद चल रही है। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और दंगों के मामले में राजस्थान को देश में टॉप पर पहुंचा दिया है। कांग्रेस ने महिलाओं और दलितों के विरुद्ध अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया है। कांग्रेस ने नशे के कारोबार को कैसे खुली छूट दे दी है, वो भी राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। क्या इसलिए आपने कांग्रेस को वोट दिया था? क्या ये बर्बादी करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को तबाह करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को लूटने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? तो एक तरफ ईडी की धड़ाधड़ कार्रवाइयां जारी हैं, दूसरी तरफ जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां भी लगातार यह मुद्दा बन रहा है। प्रधानमंत्री खुद भी यह मुद्दा बना रहे हैं और विपक्ष यह मुद्दा बना रहा है कि विपक्ष को डराने के लिए, धमकाने के लिए इस तरह से ईडी की कार्रवाइयां हो रही हैं। इस सारी राजनीति के बीच बड़ा सवाल आज अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को लेकर उठा है और इसी पर आज चर्चा, आज डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आपका क्या होगा? दो टूक में मेरा आज का सवाल भी यही है। आज दो टूक में मेरा सवाल है जिस पर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरा आज का सवाल, सिसोदिया फंसे, संजय सिंह नपे, आपका क्या होगा? जी, सवाल मेरा एक बार फिर सुनिए। सिसोदिया न फंसे, संजय सिंह नपे, आपका क्या होगा? आज का मेरा सवाल। और इस पर आज की डिबेट में चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं आइए मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ 5 मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ राजीव बब्बर जुड़े हैं बीजेपी की तरफ से, विष्णु पाठक जुड़े हैं मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। मेरे साथ युवराज पोखरना स्टूडियो में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नीलू रंजन मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और नीलू रंजन जो है वो लगातार इसकी रिपोर्टिंग भी करते हैं, जो क्राइम है और लॉ है उनकी रिपोर्टिंग करते हैं। एडवोकेट निखिल जैन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत मैं करता हूं नीलू रंजन आपसे, क्योंकि आप इस पूरे केस को बड़ी करीबी से देख रहे हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं। सवाल यही है, आपका क्या होगा? क्या इस पूरे मामले की जो जांच है, अब जो पूरी सूत्र जो दिख रहे हैं, क्या वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी तक पहुंचते हुए दिख रहे हैं? देखिए, जो ईडी की जांच है और जो ईडी की अभी एक मेन चार्जशीट और 4 सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई है, उस चार्जशीट में ईडी तब बार बार कह रहा है कि ये जो 100 करोड़ साउथ लॉबी से जो आए थे उसमें 31 करोड़ का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया था, विधानसभा चुनाव के लिए, यानी कि आम आदमी पार्टी ने उसका इस्तेमाल किया था। और ये पूरे आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, जो वो बेनिफिशियरी हैं और वो लोग आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे। सवाल ये है कि क्या इसमें आम आदमी पार्टी को
एक्यूज्ड के रूप में बनाया जा सकता है या नहीं। अभी तक का कोर्ट ने सवाल पूछा, कोर्ट ने सवाल पूछा है कि अगर कंपनियों को जैसे आप एक्यूज्ड बनाते हैं वैसे पार्टी को क्यों नहीं बनाया। अब इसका जवाब जो है ईडी को देना है कि ईडी क्या जवाब दे। अभी तक के जो पुराने जितने भी अनुभव हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि जितने भी बड़े नेता हैं वो अपने पार्टी के हेड के रूप में, मंत्री के रूप में, पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में करप्शन करते हैं, उन पे इल्जाम लगते हैं, लेकिन उनकी पार्टी को कभी एजेंसी ने, किसी ने भी चार्जशीटेड नहीं किया, आरोपी नहीं बनाया। चाहे वो लालू प्रसाद यादव का मामला ले लीजिए, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी भी मामले में ले लीजिए, पार्टी को नहीं छूती है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि आखिर पार्टी क्यों नहीं, अगर बेनिफिशियरी पार्टी है तो। ये बड़ा सवाल है और ये अगर इस पे कुछ फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का तो एक नई जो है नजीर पेश होगी और फिर पार्टियां जो हैं उनको भी प्रतिबंधित किया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है नीलू रंजन जो बता रहे हैं। अगर ये पूरे घटनाक्रम इस दिशा में जाता है तो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत दिलचस्प होगा और शायद भारत की राजनीति में एक नए तरह की जो है शुरुआत भी होगी। लेकिन विष्णु पाठक जी, क्या से क्या हो गया सर? जो पार्टी ये कहती थी कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आए थे, जिसके नेता ये कहते थे कि सोनिया गांधी को जेल में भेजेंगे हम सत्ता में आए तो, शीला दीक्षित को जेल में भेजेंगे सत्ता में आए तो, जो कहते थे शरद यादव के बैंक घोटाले और उनका जो विदेशी अकाउंट है, स्विस बैंक अकाउंट है, उसका नंबर हमें मिल गया, जो कहते थे लालू यादव बिल्कुल देश के सबसे बड़े करप्ट आदमी है, आज उसी पार्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि भैया इसको क्यों नहीं आरोपी बनाया गया। देखिए, आरोपी लगा आज ईडी को कोर्ट ने क्या कहा कि आपने ऐसे तो किसी के ऊपर आरोप लगा दीजिए, मिला क्या? आपने आरोप लगा दिया क्योंकि हम विरोध में हैं और हम सरकार से सवाल करते हैं, जो आम आदमी पार्टी वाले सरकार से सवाल करते हैं। देश की जनता और दिल्ली की जनता ये चीज देख रही है। कोर्ट ने कहा कि आपने आरोप लगाया तो आपको मिला क्या, ये एविडेंस दीजिए। मनीष सिसोदिया जी के घर पे और तमाम उनके जगह पे जहां भी लगा ईडी को, वहां पे उन्होंने रेड किया, मिला अठन्नी नहीं। आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। अब साल भर लगभग हो गया, कोर्ट को आप सबूत तो दीजिए। आज भी कोर्ट ने सबूत अभी उन्होंने बताया नहीं कि कोर्ट ने आज सबूत मांगा है कि आप कैसे एक इलेक्टेड डिप्टी सीएम को आप कैसे इतना दिन जेल में रखे, कोई सबूत आप नहीं दे रहे। आप कोई फिजिकल एविडेंस दीजिएगा कि नहीं? फिजिकल एविडेंस कुछ नहीं है। असल मसला यह है कि सरकार और केंद्र की सरकार को लगता है, देखिए पता नहीं अब पहले जो सलाहकार थे वही सलाहकार अब होंगे। पहले का उनका एजेंडा पास हो गया, अब का एजेंडा पब्लिक में गलत मैसेज जा रहा है। ये बात केंद्र सरकार को भी समझना चाहिए। गलत मैसेज जा रहा है। आप संजय सिंह जी के ऊपर डाले, पूरे देश में आप लोग, अशोक जी आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोग को हम बहुत दिन से देख रहे हैं, आप पूरे देश में पता कर लीजिए, पूरे देश में जो एकजुटता बढ़ी है कि देखिए किस तरह से फंसाया जा रहा है। आज अगर इनमें से जितने नेता आम आदमी पार्टी के जेल में हैं, अगर इनमें से कोई भी नेता कह दे कि मैं आपका समर्थन कर दूंगा, अगले दिन वो क्लीन चिट होकर बाहर आ जाएंगे। असल बात है कि देश की जनता और तमाम लोग समझ रहे हैं ये किस लिए जेल में जा रहे हैं। आप एविडेंस दीजिए ना, 1 साल हो गया सर, एविडेंस दीजिए। एविडेंस तो कुछ नहीं। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाया। विष्णु जी एक मिनट मैं एक चीज जो आपने कहा, जो आपने तमाम जो मुद्दे उठाए कि एविडेंस की और चवन्नी नहीं मिली, अठन्नी नहीं मिली, वो सारे सवाल मैंने बीजेपी के लिए बचा कर रखे हैं। मैं बीजेपी से सवाल जरूर पूछूंगा क्योंकि कोर्ट में सब बातें हुई और एक पत्रकार होने के नाते मैं सवाल जरूर पूछूंगा, बीजेपी को उनका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैंने जो सवाल आपसे पूछे उनका जवाब आपने नहीं दिया। मेरी बात सुनिए। और जहां तक आपने एक बात ये कही कि भैया देश में क्या हो रहा है, देखिए मैं देश में जो भी होना है वो तय हो जाएगा। अब देश में जो चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव होंगे। देश की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ हम नहीं भूल सकते विष्णु जी। जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन और जब दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे धरने पर बैठे थे तो यह देश चाहता था कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन इस देश ने यह देखा, इस देश को हमेशा इस बात की पीड़ा रही कि देश के बड़े बड़े नेता, सांसद जो है करप्शन के मामले में आरोप लगते हैं, कोई जेल नहीं जाता। मुझे लगता है आज देश की जनता ये देख करके उसको थोड़ी सी लग रहा होगा कि भाई कम से कम बड़े बड़े लोग नप तो रहे हैं। इससे पहले इन लोगों को कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता था।
आज ये तो हो रहा है कि लोग नप रहे हैं। मुझे नहीं लगता, मैं फिर कह रहा हूं, ये फैसला देश की जनता करेगी, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के अलावा मनीष सिसोदिया के लिए कोई सड़कों पर नहीं निकला। शराब घोटाले को लेकर आज भी कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने यह कहा कि भाई जो आरोपी है उसको पकड़िए, उसमें गलत किया है, उसमें गलत किया है। तो मेरा सवाल आपसे सिर्फ यह है कि आम आदमी पार्टी क्या से क्या हो गई, और सुप्रीम कोर्ट की बाकी सारी जो बातें आपने कही वो मैं राजीव बब्बर जी से बिल्कुल पूछूंगा, लेकिन आपसे मैं ये पूछ रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि भाई बेनिफिशियरी अगर जो है वो आम आदमी पार्टी दिख रही है, तो आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने की बात चल रही है। मेरा सवाल आपसे मूल ये है सर। एक चीज मैं करेक्ट करना चाहता हूं कि पिछली सरकारों ने अपने मंत्रियों को जेल में भेजा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े से बड़े चार्ज लगे, सघन्य जुर्म के चार्ज लगे हैं, उनको कोई रिजर्वेशन नहीं लिया, रेजिग्नेशन नहीं लिया। पिछली सरकारों ने सर कनिमोझी और डी राजा को भेजा था मनमोहन सिंह जी ने, ये दुरुस्त कर लीजिए। दूसरी बात, मान लीजिए आप लोग कहते हैं कि ठीक है एक पॉलिटिकल पार्टी है, केंद्र सरकार के विरोधी, हम विरोधी दल के लोग हैं, तो हम पर आरोप लगा दीजिए, लेकिन देश के जाने माने पत्रकारों को भी, तो असल पत्रकारों को आपने नोटिस जारी किया, उनके घर रेड किया है। अब उनका क्या है मनसा है, वो ना एमपी के चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो देश की जनता का जो बात है वो सरकार के पहुंचा रही है, सरकार की जो खामियां है ये पत्रकार का कर्तव्य है वो उजागर कर रहे हैं, उनके ऊपर नोटिस भेज दिया, उनको रेड कर दिया, पहले नौकरी से निकलवाया, उसके बाद जो इंडिपेंडेंट कर रहे हैं उनको रेड कर दिया। उनसे क्या दुश्मनी है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश की जनता इन चीजों को समझ रही है सर। ओके विष्णु जी, ठीक है, आपसे मैंने जो सवाल पूछा था दूसरे अटेम्प्ट में भी मेरे उस सवाल का जवाब नहीं है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, जाहिर सी बात है कई बार पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े लोग जो है कुछ सवालों को, बेसिक सवालों को टाल देते हैं, उनके लिए वो सवाल मुश्किल होते हैं, मैं जानता हूं। मैंने आपको काफी समय दिया, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा इस सवाल को लेकर के, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन एक बात मैं अपनी ओर से कहूंगा सर, मैं भी पत्रकार हूं, ठीक है, मैंने नहीं देखा कि इस देश में पत्रकारों के पास दिल्ली के छतरपुर में फार्म हाउस है। ठीक है, दिल्ली के छतरपुर में फार्म हाउस है, 5 छल्लों वाली जो गाड़ियां होती है ना, 5 छल्लों वाली गाड़ियां, पत्रकार 5 छल्लों वाली गाड़ियों में घूमते मैंने देखे हैं। और मैंने यह भी देखा है कई सारे पत्रकार ऐसे भी हैं जिनके दुबई में अपार्टमेंट हैं, समझे सर। तो ये जो पत्रकार जो निशाने पर आते हैं ना, आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। अगर आप चीन से पैसा लेके इस देश में पत्रकारिता कर रहे हैं, डोकलाम को लेकर झूठ फैला रहे हैं चीन से पैसा लेकर, गलवान को लेकर झूठ फैला रहे हैं चीन से पैसा लेकर, तो वो सारे पत्रकारों के खिलाफ जांच होनी चाहिए, एक एक पत्रकार की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। आपको कोई हक नहीं है विदेशों से पैसा लेकर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने का, किसी पत्रकार को यह हक नहीं है। और यह सवाल पूछा जाना चाहिए पत्रकारों से, 5 छल्लों वाली गाड़ियां आपके पास क्या तनख्वाह से आई है, सैलरी से आई है? मैं कहता हूं सब पत्रकारों की जांच हो, मेरी भी जांच हो, बाकी सब पत्रकारों की जांच हो। क्यों डरना चाहिए हमें जांच से? हमारी संपत्ति की जांच कराइए, सब पत्रकारों की संपत्ति की जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो, उसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं, 1 मिनट रुकिएगा निखिल जी, मेरा सवाल अभी राजीव बब्बर जी से। राजीव बब्बर जी, फिर वही बात है, कोर्ट में जो सवाल कुछ उठे वो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। मनी ट्रेल नहीं है, एजेंसी सबूत दे कि शराब लॉबी के पैसे आरोपियों तक कैसे पहुंचे। चवन्नी नहीं मिली, अठन्नी नहीं मिली, अगर पैसा नहीं मिला, पैसे का जो लाभ है वो अगर मनीष सिसोदिया के पास नहीं गया तो मनी लॉन्ड्रिंग में उसको आरोपी बना दिया गया। ये सारी कहानी क्या है? देखिए ऐसा है, मुझे लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न उठाए हैं वो सरकारी वकील और एजेंसी उसका उत्तर देंगी। मैं एजेंसीज का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, एजेंसीज उसका उत्तर जरूर कोर्ट में देंगी जो उनको देना होगा। मैं तो इतना जानता हूं, दिल्ली के अंदर ये जो शराब घोटाला है, मैं इसकी थोड़ी सी आपको इतिहास जरूर बताना चाहता हूं, क्योंकि देखिए मैं दिल्ली से जुड़ा हूं, दिल्ली में बहुत वर्षों से राजनीति करता हूं। दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी। राजीव एक मिनट, आपको शराब घोटाले पे जरूर आप अपनी बात रखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। शराब घोटाला जो हुआ उसी को लेकर के सारी जांच चल रही है, शराब घोटाले को भी, और शराब घोटाले के कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब जो है देश को नहीं मिल रहा। मैं वो सवाल सबसे पूछूंगा, आप भी बोल सकते हैं। लेकिन एक बात, आपने कहा कि आप जांच एजेंसियों का क्या नहीं है प्रवक्ता, जाहिर सी बात है, लेकिन विपक्ष तो ये आरोप लगा रहे हैं कि जांच एजेंसियां जो हैं वो बीजेपी दफ्तर में बैठ के ही सब कुछ तैयारी करती हैं, वो बीजेपी दफ्तर में बैठ के स्क्रिप्ट लिखती हैं, बीजेपी दफ्तर में बैठ के आरोप पत्र बनाती हैं। नहीं, ये मैं पिछले
12 महीने से जब से जांच तेजी से चल रही है तब से सुन रहा हूं, हर प्रवक्ता यही कहता है स्क्रिप्ट एक ही है। जब सिसोदिया अरेस्ट होता है तो भी स्क्रिप्ट एक है, जब सत्येंद्र जैन अरेस्ट होते हैं तो भी स्क्रिप्ट एक है, जब संजय सिंह अरेस्ट होते हैं तो भी स्क्रिप्ट एक है। इनका रोना एक ही है, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि छोड़िए भारतीय जनता पार्टी को, मुझे बता दिए विजय सिसोदिया जी को जमानत नहीं मिल रही है, सत्येंद्र जैन को तो भारत रत्न देने की बात कर रहे थे, उनके ऊपर तो हवाला का मामला है और वो कहते थे सबसे ईमानदार मेरा मंत्री जो है वो सत्येंद्र जैन है। तो ये वो जो क्लेम्स थे वो कोर्ट में क्यों नहीं सिद्ध हो रहे? या फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता या आम आदमी पार्टी के लोग ये कहना चाहते हैं कि न्यायपालिका भी इस देश की बिक गई है, या तो खुल के बोले कि न्यायपालिका भी बिक गई है। देखिए, ऐसे 2014 से जब से मोदी जी की सरकार चल रही है, ऐसे 10 फैसले हैं जो न्यायपालिका ने सरकार के विरुद्ध लिए हैं। हमने हमेशा कहा है कि जो न्यायपालिका ने फैसला किया हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन इनकी दुनिया बड़ी अलग है। न्यायपालिका अगर इनके साथ फैसला कर दे तो बहुत ही बढ़िया, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। अगर न्यायपालिका इनके साथ फैसला ना करे तो सब बिके हुए हैं। सारे इंस्टीट्यूशन यदि अगर ये चुनाव जीत जाए और इनके दिल्ली में 62 सीटें जीत जाएं तो ईवीएम जो है वो ठीक है, यदि भारतीय जनता पार्टी 7 लोकसभा जीत जाए तो ईवीएम खराब है। तो ये जो पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, देखिए अरविंद केजरीवाल की बात पे क्यों यकीन होना चाहिए? मुझे बताइए, कौन सा ऐसा नेता है जिसके साथ आज वो काम कर रहे हैं जिसको उन्होंने गाली नहीं दी और उन्होंने उसको भ्रष्टाचार नहीं बोला, भ्रष्टाचारी नहीं बोला? लालू भ्रष्टाचारी, मुफ्ती भ्रष्टाचारी, कांग्रेस भ्रष्टाचारी, आज सबके साथ हाथ घुमा के हाथ से चल रहे हैं। तो ये जो राजनीति के बदलते रंग उनके हैं, ये साफ स्पष्ट बताते हैं कि उनको पता है कि बड़ा घोटाला हुआ है। और दूसरी बात, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इस घोटाले का जो सबसे बड़ा दिल्ली के अंदर, मैंने जैसे बताया, कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की भी सरकार रही, एक्साइज पॉलिसी की एक बड़ी क्वालिटी थी दिल्ली में कि कभी भी किसी बड़े कंपनीज को, बड़े माफिया को आने नहीं दिया और एक दुकानदार को एक ही दुकान मिलती थी और उसके कारण से ये जो सारा कारोबार था ये बड़े लोगों के पास नहीं था। लेकिन इन्होंने पंजाब चुनाव को लेकर ये पॉलिसी बनाई और मैं ऑफिशियली आपके चैनल पे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट से जब ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी, मेरा एक वीडियो ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी ने उस दिन जारी किया था जिस दिन कुछ भी नहीं था, पॉलिसी लागू नहीं हुई थी। हमने कहा था ये पॉलिसी जिस तरीके से आप डिजाइन कर रहे हो इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। अब देखिए, आपने 27 जोन बना दिए, आपने एक जोन में 32 दुकानें देने की बात कर दी, 250 करोड़ रुपए आपने मिनिमम कर दिया। और उसके बाद जो सबसे खतरनाक बात है, जो दिल्ली की जनता को समझना चाहिए, ये पहली सरकार है जो कोई इस मुद्दे को नहीं उठाता, जिसने कहा कि 250 करोड़ की मिनिमम गारंटी आने के बाद में एक्साइज जो रेट है वो दिल्ली में सिर्फ 1% हो जाएगा और आपने जितना शराब बेचनी है बेचिए। ये जो सारा खेल हुआ, इसके पीछे पैसे का जंजाल था। और अब मैं ये पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए कि 2% कमीशन को आपने 12% किया, उसके बाद आज जो अमित अरोड़ा बंद है, उसके पिताजी का स्टिंग आता है, वो कहता है जी 2 से 12 तो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें से 6% इनको हमें लौटाना है। अब ये स्टिंग तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराया, वो तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। ये इतने सारे जो आपके और देखिए साहब, मेरी बात समझिए, जब ये कहते हैं घर पे कुछ नहीं मिला, मुझे बताइए जब इतनी बड़ी इंक्वायरी चल रही है, क्या कोई बेवकूफ होगा जो घर पे कुछ रखेगा? लेकिन आपके जो आज संजय सिंह चिल्लाते रहे, बोले जी देखिए विवेक त्यागी एक गरीब घर का कार्यकर्ता है जी, और उस गरीब घर के कार्यकर्ता को जी ईडी एक्शन कर रही है जी, मेरे पे एक्शन करो जी। अब वो गरीब घर का कार्यकर्ता जिसको वो कह रहे हैं विवेक त्यागी गरीब घर का कार्यकर्ता है, वो दिनेश अरोड़ा जो शराब की जो माफिया चलाता है उसका पार्टनर निकल आता है, वो उसकी कंपनी में पार्टनर है। तो ये जो सब घपला हुआ है वो धीरे धीरे तथ्य खुल रहे हैं। और मैं ये मानता हूं, देखिए मेरा कम से कम राजनीति करते इतने वर्ष हो गया, मुझे इस देश की न्यायपालिका पे यकीन है। मुझे मालूम है दूध का दूध पानी का पानी होगा। एजेंसीज भी जब काम कर रही होती है उनके ऊपर भी एक प्रेशर होता है, उन्होंने जो बात उन्होंने कही है उसको सिद्ध करना होता है कोर्ट में। इतना आसान नहीं है कि सब कुछ बिक जाएगा क्योंकि आम आदमी पार्टी को देखिए देखिए इनको इन लोगों को बहुत गुमान है, कह रहे सब बोल रहे हैं डर गए। अरे भाई, तुम दिल्ली के अंदर जहां 1.25 करोड़ की आबादी है वहां तुम राज करते हो, देश में चुनावी उस पर मैं बाद में चुनावी उस पर मैं अभी नहीं आता, वो ठीक है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि देखिए 2024 का चुनाव और अभी जो राज्यों में जिन कम से कम 3 राज्यों में ऐसी संभावना लग रही है, आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी, बीजेपी भी लड़ेगी, तो मुझे लगता है कि वहां भी जनता भी फैसला देगी। 24 में देश की जनता भी फैसला देगी। लेकिन अभी जो सवाल है मैं उन पर बात करूं। निखिल जी, कुल मिलाकर इसमें जो सवाल उठ रहे हैं ठीक है, लेकिन ये बात बड़ी दिलचस्प है
कि जिस विवेक त्यागी को लेकर यह कहा जाता है कि भाई वो विवेक त्यागी गरीब आदमी था, उसके पास कुछ नहीं था, वो जो है वो शराब लॉबी के साथ जो है वो उसका शराब कंपनी में पार्टनर निकलता है। और इस बात की भी बात हो रही है कि भैया वो उसको पार्टनर इसलिए बनाया क्योंकि एक्साइज का एक मामला संजय सिंह ने कहा कि भाई एक्साइज का मामला मैं निपटा देता हूं, तुम मेरे आदमी को पार्टनर बना लो। अब अगर संजय सिंह का एक करीबी जो है, उनका कार्यकर्ता, उनका सहयोगी अगर शराब की कंपनी में पार्टनर है, तो हम सब जानते हैं गोरख धंधा क्या होता है। नाम के लिए विवेक त्यागी होगा, लेकिन असली जो है चेहरा कौन होगा, किससे छुपा है? देखिए अशोक जी, ना तो मैं यहाँ पे संजय सिंह जी का पक्ष रखूंगा ना आम आदमी पार्टी का। मेरा मुद्दा एक ज्यादा ब्रॉडर है, जो देश के लिए एक जरूरी मुद्दा है कि जो भी विपक्ष का नेता मुखरता से आवाज उठाता है मोदी जी के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ, उसके घर कहीं ना कहीं रेड हो जाती है। आपने ये कहा कि कम से कम लोग नप तो रहे हैं, लोगों को, जनता को इस चीज की खुशी है। मान लिया कि ठीक है ये नेता सारे भ्रष्ट हैं, ये नप रहे हैं, अच्छा हो रहा है, पर आप मुझे ये बताइए कि भाजपा के कोई नेता या उनके साथ जो अलायंस में बैठे हुए लोग हैं, क्या उन्होंने किसी ने भी कोई भ्रष्टाचार नहीं करा है? वो क्यों नहीं नप रहे? देवेंद्र फडणवीस जी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते थे, भाजपा के हैं, वो ये अजीत पवार जी के लिए क्या कहते थे कि इनसे ज्यादा भ्रष्ट कोई नेता नहीं है, जेल में जाएंगे, चक्की पीसेंगे। आज कहाँ है वो? उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं उन्हीं देवेंद्र फडणवीस जी के साथ, तो वो क्यों नहीं नप रहे हैं? दूसरा, आपने एक मुद्दा उठाया कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दौरान सारी देश की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी और ये चाहती थी कि ये एक सरकार, अगर हमने माना है ये भ्रष्ट है, तो ये सरकार बाहर निकले। मैं देश की जनता को ये याद दिलाना चाहूंगा कि उस समय सबसे बड़े मुद्दे कौन से थे? कोल स्कैम, CWG स्कैम, 2G स्कैम, सारे कथित तौर पे स्कैम। उनमें से कौन से में आज तक कन्विक्शन हो गई? तो या तो स्कैम नहीं हुए थे, या फिर बीजेपी ने भ्रष्टाचार करके जिन्होंने करप्शन करी उन्हें छोड़ दिया। सबसे बड़ी मांग क्या थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की? मांग थी लोकपाल बिल लाया जाए। कांग्रेस सरकार ने 2013 में लोकपाल बिल पारित कर दिया, लेकिन मोदी सरकार 2014 में आई तो पहला लोकपाल कब नियुक्त करा गया? 2018 में, जस्टिस PC घोष को। 2018 से लेकर 23 तक 5 साल से वो लोकपाल चल रहा है। क्या उस लोकपाल ने आज तक एक भी कोई स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया है किसी बड़े नेता या बड़े जज या बड़े अधिकारी के खिलाफ? मैंने आज तक नहीं सुना है, शायद आपको ज्यादा बेहतर जानकारी होगी। फिर एक आपने पत्रकारों पे बात कही कि जांच कराइए, क्यों? जांच कराने में गलती क्या है? टाइम एंड अगेन हमारे जो देश की अदालतें हैं वो ये कहते आई हैं कि प्रोसेस इज द पनिशमेंट, कि जो प्रक्रिया है वही अपने आप में एक पनिशमेंट बन जाती है। कि अगर आप किसी आदमी पे एक आरोप लगा के उसे 6-6 महीने जेल डाल देते हैं, तो ये कह के कि ट्रायल हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन करे ही ना, क्या करना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन करिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के नाम पे लोगों को 6-6 महीने जेल में ना रखिए। ये कह के तय कौन करेगा? यही तो बात है ना निखिल जी, बात तो यही है ना, तय कौन करेगा? ये इन्वेस्टिगेशन अगर हो रही है तो ये तय कौन करेगा? अगर जांच एजेंसियों को आप टाइम ही नहीं देंगे इन्वेस्टिगेट, हमको नहीं पता कि यहां पर इस देश में कैसे कैसे घोटाले होते हैं, लोग क्या क्या घोटाले करते हैं, नहीं पता क्या लालू? इस देश में लोगों को नहीं पता कि इस देश में जो है गाय भैंस का चारा तक खा लिया गया। नेताओं ने ऐसे ऐसे घोटाले किए और उसमें तो कन्विक्ट है ना, उसमें तो आप नहीं कह सकते कन्विक्ट नहीं है। तो घोटाले अगर होते हैं, जांच होती है, तो ये ठीक है कि इसमें जांच प्रक्रिया, लेकिन सवाल यही है ना कि अगर कांग्रेस भी तो सत्ता में थी, अगर आप कर लेते, देश में न्यायिक सुधार कर लेते कि 6 महीने ना लगे जांच में, आप न्यायिक सुधार करते, क्यों नहीं करे आपने न्यायिक सुधार? मैं कुछ फैक्ट रख दूं। एक मिनट, आधा मिनट दीजिएगा। अच्छा बोलिए, जल्दी से। हाँ, चारा घोटाले याद है? मैं दर्शकों को उत्तर प्रदेश के घोटाले भी याद दिला दूं, जहां बच्चों के मिड डे मील में खाली रोटी और नमक दिया जा रहा है, सब्जी के पैसे ले लिए गए। एक मिनट, अभी आपने कन्विक्शन की बात की ना, आपने कन्विक्शन और इन्वेस्टिगेशन की बात की, इसलिए मैंने चारा घोटाले का जिक्र किया। ईडी कन्विक्शन पे आता हूं मैं। राजीव बब्बर जी ने क्या कहा कि ईडी पे, एजेंसियों पे भी प्रेशर होता है, कोर्ट में जो बात बोली गई है उसे सिद्ध करना होता है। 2014 से लेकर अब तक ईडी का कन्विक्शन रेट 6% है। एकदम, इसका मतलब एकदम झूठ, एकदम झूठ, एकदम गलत फैक्ट। नहीं, क्या निखिल जी गलत फैक्ट, निखिल जी गलत फैक्ट बताइए। गलत फैक्ट, गलत फैक्ट होगा, गलत फैक्ट। कन्विक्शन रेट क्या है? नीलू रंजन, गलत फैक्ट है। नीलू रंजन, एक मिनट। देखिए, मैं कुछ फैक्ट्स जो हैं वो सामने रख देता हूं। एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप बहुत लगते रहे हैं और इतने लगते रहे हैं कि कई बार लोगों को भरोसा हो जाता है कि सचमुच में सरकार कर रही होगी। मैं सबसे पहले फैक्ट रख दूं कि सीबीआई के पास किसी भी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है, और विपक्ष के तमाम नेता अगर राज्यों में हैं तो राज्य का तो किसी चपरासी के खिलाफ भी सीबीआई केस रजिस्टर नहीं कर सकती जब तक उस राज्य की सरकार जो है अनुमति न दे। सिर्फ 2 मामलों में
सीबीआई जो है वो जांच कर रही विपक्ष के खिलाफ, वो एक लिकर स्कैम है और एक लैंड फॉर जॉब स्कैम है जिसको सेंटर ने दिया है। बाकी जितनी भी जांच हो रही है वो सब के सब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। यहाँ पे ये जो कलकत्ता में है। यहाँ ये भी बता दीजिए लैंड फॉर जॉब जो है वो लालू यादव के खिलाफ किसने इसकी अनुशंसा की थी? वो उसी वक्त यूपीए गवर्नमेंट में बता दीजिए, नाम बता दीजिए ना। ठीक है, कौन सा मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अनुशंसा की? लंबा हो जाएगा, मैं फैक्ट रखता हूं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसमें। वो एक है। बात रही ईडी के दुरुपयोग की, तो ईडी में जैसे ही आप जब मनी लॉन्ड्रिंग के केस रजिस्टर में पीएमएलए को अगर देखेंगे तो ईडी सीधे किसी के खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं कर सकता है, उसके पास पावर ही नहीं है जब तक पहले से कोई एफआईआर दर्ज ना हो। अब अगर एक उदाहरण देता हूं झारखंड का, जो वो माइनिंग स्कैम वहां चल रहा है जिसमें ईडी जांच कर रही है और बहुत सारे वहां नेता फंसे हुए हैं और लगातार हो रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो है हेमंत सोरेन के खिलाफ ये सरकार की साजिश है। लेकिन उस माइनिंग स्कैम में 150 एफआईआर खुद झारखंड पुलिस ने रजिस्टर किए हुए हैं और उन एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। तीसरी बात मैं रख दूं, जो फैक्ट है कि इनको पता होना चाहिए कि जब हम कन्विक्शन रेट की बात करते हैं तो अदालत जितने मामलों में फैसला सुनाता है उस पे हम तय करते हैं। एग्जैक्टली। और जो पीएमएलए में जो करप्शन और तमाम केसेस, जो 44 जो प्रेडिकेट ऑफेंस जुड़े हैं वो 1910 में यूपीए गवर्नमेंट ने जोड़े थे। उसके बाद केस रजिस्ट्रेशन शुरू हुए। सबसे पहला केस जो था मधु कोड़ा का था जो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज किया था और उस वक्त 300-400 उसके स्टाफ होते थे। उसके स्टाफ की संख्या बढ़ा के पी चिदम्बरम ने के समय में ही लगभग 2200-2300 की गई थी और धीरे धीरे नियुक्तियां हुई। अब जाके बड़ी संख्या में केस रजिस्टर हो रहे हैं तो उसमें से बहुत कम केसेस के फैसले आए हैं और जितने केसेस के फैसले आए उसमें 96% में सजा हुई है। जितने केस की इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जिनमें कोर्ट में फैसले आए हैं उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ईडी का कन्विक्शन रेट 90% से ज्यादा है। 96% है जिनके फैसले नहीं आए, जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर आप उनको भी जोड़ना चाहते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन उनको हम कन्विक्शन नहीं मान सकते, टेक्निकली नहीं मान सकते, ये बात है। और ये बात खुद ईडी ने बाकायदा, और ईडी के बहुत वरिष्ठ अधिकारी, मैं आज फिर नाम ले रहा हूं, 2 टूक के अंदर बाकायदा कर्नैल सिंह बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, उन्होंने ये बात इसका पूरा खंडन किया था, 2 टूक में खंडन किया था और मेरे दर्शक उसको जानते हैं। मुझे एक ब्रेक लेना, मैं युवराज पोखरना आपके पास भी आऊंगा उसके बाद, क्योंकि एक बात तो है, क्या ईडी की जो जांच है या जांच एजेंसियों के निशाने पर सिर्फ विपक्ष के नेता क्यों होते हैं? ये सवाल बार बार उठता है। आऊंगा इस पर इस ब्रेक के बाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाए, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसान, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर श्री अन्न यानी मिलेट्स को एक नई पहचान मिली है और जन जन इसे अपना रहा है और जन भागीदारी की मुहिम चल पड़ी है। इस पहल से वैश्विक मंच पर कम पानी की खपत वाली सघन एवं पोषक फसलों को बढ़ावा मिलेगा। मिलेट्स जलवायु अनुकूल हैं और आसानी से उगाए जा सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए श्री अन्न की खपत में वृद्धि होगी, पोषण सुरक्षा मिलेगी और मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान सुनिश्चित होगी। प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए भोजन में श्री अन्न को अपनाएं, जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर,
दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। वाह भैया, तारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, तारी तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। मारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचान है भाई। कौन है यो धाकड़, ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मनीष सिसोदिया नपे, संजय सिंह फंसे, आपका क्या होगा? जी हां, अब निशाने पर आम आदमी पार्टी भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर पैसा जो है आम आदमी पार्टी को मिला है तो फिर आरोपी उसको क्यों नहीं बनाया गया। बात यह भी है कि अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाता है तो फिर निशाने पर और जो है सीधे सीधे मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में नपते हुए दिखते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन भविष्य क्या होगा हम नहीं जानते, जांच अपनी रफ्तार से चल रही है। पर जांच को लेकर कुछ बड़े सवाल भी उठाए गए हैं और विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है कि भाई इसमें, इस पूरे मामले में ऐसा क्यों होता है कि जांच एजेंसियों के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के ही नेता आते हैं। इन सब सवालों पर चर्चा कर रहे हैं 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। राजीव बब्बर जुड़े हैं बीजेपी से, विष्णु पाठक राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी समर्थक हैं, युवराज पोखरना मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, नीलू रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं, और एडवोकेट निखिल जैन भी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। युवराज पोखरना, ये तो मानना चाहिए कि भाई बार बार जो है ऐसा ही होता है कि विपक्ष ही निशाने पर होता है जो है जांच एजेंसियों के, चाहे ईडी हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में। अशोक जी, पहला तो ये बड़ा दुखदाई है कि जब कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की बी टीम बन के उनका पक्ष रखते हैं, इतना होने के बाद भी। इतना होने के बाद की बात मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको इतना पुरानी बात नहीं करूंगा जब केजरीवाल जी 370 पेज की डॉक्यूमेंट लेके घूमते थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ एविडेंस है। मैं 1 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूं, जब एक माननीय पंजाब के कांग्रेस के विधायक को आम आदमी पार्टी ने धर के अंदर डाल दिया, यही PMLA एक्ट के तहत, और उन्होंने अंदर डाल दिया, और तब ये बात हुई कि हम कार्यवाही करेंगे, नेता हो या अभिनेता हो, और आज कांग्रेस के लोग उनका पक्ष रख रहे हैं। बड़ी हास्यास्पद बात है। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया, तो सर ऐसा है कि जब मनमोहन सिंह का राज था तब केवल ईडी ने 112 केस रजिस्टर किए थे और मोदी जी के मोदी राज में 3010 जितने केस ईडी ने रजिस्टर कर रखे हैं। तो आज नहीं तो कल सभी की चिट्ठे खुलेंगे। और मैं गुजरात का एक आपको एविडेंस दे देता हूं। मैं बीजेपी की बात कर देता हूं सर, मैं बीजेपी की बात करता हूं। गुजरात की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली सूरत शहर के बीजेपी के दिग्गज नेता थे PVS शर्मा, जो कि उस समय तत्कालीन उपाध्यक्ष थे। उन पे ना केवल ईडी ने कार्यवाही की, CBI ने भी अपना पंजा कसा और उन्हें जेल भेजा। और ये होने के बाद उनकी नैतिकता की मैं बात नहीं कर रहा, पार्टी ने उनको अपने पोस्ट से निकाला और ड्यू कार्यवाही की गई। हो सकता है, कह सकते हैं कि उन्होंने इन्फ्लुएंस लगाया, किया, कुछ नहीं, न्यायिक जो प्रक्रिया है वो पूरी हुई। और बीजेपी की यहाँ की बात नहीं, आप झारखंड देखें, छत्तीसगढ़ देखें, सैकड़ों आपको MLA मिलेंगे, फॉर्मर MLA मिलेंगे जिनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है, जांच हो रही है। लेकिन दुखदाई ये है कि कांग्रेस हो या विपक्ष हो या आम आदमी पार्टी हो, वो उसका हो अल्लाह नहीं मचाएंगे। उनके नंबर कैसे बढ़ेंगे उसकी बात करेंगे तो। वैसे जो बात युवराज पोखरना कह रहे हैं, मैं अभी देख रहा था, मेरे हाथ में भी एक खबर आई और वो खबर जो है झारखंड की है। देखिए, झारखंड की एक खबर है और झारखंड में अगस्त में, अभी ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं, इन्होंने सूरत की बात बताई, ये झारखंड की खबर है, पिछले महीने कुछ अगस्त की खबर है। और इसमें ईडी ने शराब घोटाले में ही झारखंड में जो है छापेमारी की है, जिसमें भाजपा नेता अभिषेक झा, हेडलाइन है, भाजपा नेता अभिषेक झा के घर पर रेड मारी गई है।
ये झारखंड में है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ विपक्ष के नेता, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। ऐसा कम से कम 2-3 उदाहरण तो हाल के दिखते हैं, और अगर डिटेल में जाएंगे और अगर रिसर्च करेंगे तो शायद और भी ज्यादा दिख जाएं। लेकिन कुल मिलाकर मैं विष्णु पाठक जी, मैं जो सवाल मैंने पूछा था निखिल जी से, वो मैं आपसे पूछता हूं। विवेक त्यागी जो हैं, जिनको संजय सिंह बता रहे थे गरीब कार्यकर्ता है, वो निखिल जी रुकिएगा एक मिनट, जिनको बता रहे थे कि गरीब कार्यकर्ता है, वो शराब कंपनी में, वो भी जो व्यक्ति इस घोटाले में पकड़ा गया, उनके कंपनी में जो है वो पार्टनर कैसे बना? ये आम आदमी पार्टी के गरीब कार्यकर्ता शराब कंपनियों में पार्टनर कैसे बन जाते हैं? विष्णु जी शायद फ्रीज हो गए। विष्णु जी, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने नहीं फ्रीज किया, और मैं कोशिश करूंगा आपके एक बार आऊं, लेकिन जल्दी से। हाँ, राजीव बब्बर जी को जोड़ना चाहते हैं। राजीव बब्बर जी बोलिए, फिर मैं निखिल जी के पास आता हूं। देखिए, एक और इसमें जो आजकल जो देखने में मिल रही है ना, ये जो राजनीतिक संस्कृति आम आदमी पार्टी पैदा कर रही है, यानी आपको ईडी अरेस्ट आ रही है, आप कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं, आप उसमें आंदोलन करा रहे हैं, आप उसमें सीन क्रिएट कर रहे हैं। अरे भाई, इसी सीबीआई ने जब आज के विष्णु जी आ रहा हूं, आप फ्रीज हो गए थे। विष्णु जी रुकिए, मैंने सवाल आपसे पूछा, आप फ्रीज हो गए थे, इसलिए मैं राजीव बब्बर के पास चला गया। मैं आता हूं आपके पास, रुकिए एक मिनट। इसी सीबीआई ने जब आज के प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे, उनको बुलावा दिया था, उनसे तहकीकात के लिए उनको बुलाया था। आप उनका इंटरव्यू उठाइए। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने मुझे बताया है, दूध का दूध पानी का पानी होगा, और मैं जांच एजेंसियों को सहयोग करूंगा। ये जो राजनीतिक कल्चर का जो सत्यानाश आम आदमी पार्टी ने किया, जिस तरीके से आज जिस तरीके का नैरेटिव बनाया जा रहा है, यानी आप तो एक तो चोरी करेंगे, ऊपर से सीना चोरी करेंगे, ये जो है देश की राजनीति को एक बड़ी गलत दिशा पे लेके जा रहा है। मैं इसलिए फिर दोबारा से कह रहा हूं कि 2% से 12% कमीशन हो जाती है, उसके बाद एक स्टिंग आता है जो कहता है 6% हमें कमीशन बांटनी है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। दिल्ली की जनता हाथ जोड़कर कहती है कि कोरोना काल में हमारी दुकानों का जो मिनिमम चार्जेस बिजली का है, जब 2 महीने दुकानें नहीं खुली, वो माफ कर दीजिए। आप वो कमर्शियल माफ नहीं करते हो, लेकिन 180 करोड़ रुपया जो शराब माफिया का है, जो एयरपोर्ट के ठेके का है, उसको आप माफ कर देते हो तो आवाज तो उठेगी। और मैंने अभी, आप भविष्य की बात कर रहे थे, मैं अब फिर कह रहा हूं, फिर आने वाले दिनों में एक डिबेट होगी, क्योंकि अभी सीबीआई ने एक केस जो घर के मामले में केजरीवाल के खिलाफ किया है। 8 लाख के पर्दे लगाओगे, 4 लाख की टॉयलेट सीट लगाओगे, और उसके बाद आप कहोगे कि हम स्वच्छता की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को उस घर में जाने नहीं दोगे। अगर केजरीवाल ईमानदार नेता है, मैं आज आपके चैनल से आम आदमी पार्टी के हर आदमी को कहता हूं, आप केजरीवाल के घर का, वो तो जनता का मुख्यमंत्री है ना, घर का दरवाजा खुलवा दीजिए और एक बार घर के अंदर का राउंड लगवा दीजिए, तो दिख जाएगा किस तरीके का दोगलापन इस पार्टी ने किया है। और अगर आप बेईमानी करोगे और आप अरेस्ट होगे, उसके बाद आप कहोगे जी विपक्ष पे कार्रवाई हो रही है। राजीव जो ये बार बार ये बात करते हैं, मुझे बताइए, चौटाला जी जेल में गए, उनके ऊपर किसने केस किया? लालू जी जेल में गए, उस पर उनके ऊपर किसने केस किया? मुफ्ती जी कहती हैं फारूक चोर है, फारूक कहता है मुफ्ती चोर है। ओके, व्यापक घोटाले में आपने पूरी जान लगा ली, कांग्रेस की सरकार थी। अरे आप डालते शिवराज जी को अंदर, क्यों नहीं डाला? आपकी तो सरकार थी। तो ये जब आप फंस जाओगे बेईमानी करने के बाद, नहीं जी विपक्ष के खिलाफ हो रहा है, बेचारे बनकर राजनीति मत करिए, स्पष्टता से आइए, बताइए कि हम ईमानदार हैं। ओके विष्णु पाठक, आप आम आदमी पार्टी ने तो खुद ही जो है फाइलें दिखा कर कहा था ये यूपीए सरकार चोरों की सरकार है। मैं फिर कह रहा हूं, सोनिया जी जेल जाएंगी ये कहा था, शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे, और पता नहीं किस किस को जेल भेजने की बात कर रहे थे, शरद पवार, लालू यादव, सबको जेल। तो आज कैसे आप लोग जो है ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग झूठे आरोप हैं? हाँ अशोक जी 30 सेकंड का टाइम दीजिए। नहीं 30 सेकंड में मैं आपको 2 मिनट दूंगा सर। अभी सर असम के मुख्यमंत्री हैं, बब्बर जी को ध्यान रखना चाहिए कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर आरोप लगा था, ये सब नेता लोग बीजेपी को कहते थे वो चोर है जेल जाएगा, वो इनके पार्टी में आ गए, आज मुख्यमंत्री हैं। बंगाल में ममता जी से हट करके बोलने पूरी बात होने दीजिए। अरे सर मैं आपके झूठ को भी सुनता रहा, आप हमारी सच को सुन लीजिए। बोलिए। और उसके बाद बंगाल में जो भी विपक्ष के नेता है भारतीय जनता पार्टी से, वो पिछली बार थे उसके टीडीपी के नेता, टीएमसी के नेता,
उनको इन्होंने कहा कि भाई ये जेल जाएंगे, वो इनके पार्टी में आ गए, पवित्र हो गए। अभी अभी जिस दिन अजीत पवार जी ने ज्वाइन किया, उसको अलग पार्टी तोड़ा अपना और भारतीय जनता पार्टी, उसके एक दिन पहले आप बयान सुनिए कि 70,000 करोड़ रुपए, 70 लाख या 70,000 करोड़ रुपए का इनके ऊपर घोटाला का चार्ज था, उधर आए वो पवित्र हो गए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, आपने 15 महीने से, 1 साल से और कल से आप 3 नेताओं को आपने जेल में डाला। आप पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को, हमें जो लगता है, मेरा जो अनुभव है, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को जेल में डाल दीजिएगा, तब भी ये टूटने वाले लोग नहीं, ये उनको समझना चाहिए, ये समझना चाहिए। ओके हाँ राजीव बाबा रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, जिनके भी ये नाम ले रहे हैं, क्या अदालतों ने केस खत्म कर दिए उनके? क्या अदालतों ने उनको बरी कर दिया? उनके केस सबके चल रहे हैं, जो भी फैसला आएगा सबके सामने आएगा। यही मैंने डिबेट की शुरुआत में की थी, न्यायपालिका पे तो कम से कम सबका विश्वास होना चाहिए। और दूसरी बात, ये बात है, किस मुंह से कह रहे हैं आप? वो आदमी जो लालू को जो जेल में है, उसके साथ हाथ उठाकर केजरीवाल आज इंडिया खेल रहा है, आप उसकी पार्टी के होके आप बात करते हैं? मतलब आप जिन लोगों को गाली देते थे, ये केजरीवाल जिसने अरुण जेटली जिससे माफी मांगी, ये केजरीवाल नितिन गडकरी से माफी मांगी, ये केजरीवाल जिसने पंजाब के अकाली दल के नेता से माफी मांगी, जिन सबको इसने चोर डिक्लेयर किया था, आप उस आदमी की बात कर रहे हैं। उससे किसी नैतिकता की कम से कम ये विश्वास नहीं करते कि ऐसा आदमी कोई नैतिकता की बात करेगा। तो इसलिए भाई साहब सुनिए, मेरा ये कहना है कि आज भी हम कह रहे हैं कि जो भी कानून के तहत जिसने भी क्राइम किया है, कानून व्यवस्था के अंतर्गत जो भी होगा हम उसको स्वीकार करेंगे। इस सरकार के भी बहुत सारे फैसले न्यायपालिका ने बदले हैं। हमने आकर टेलीविजन चैनल्स पे कहा है, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। देश की संविधान की व्यवस्था को मत खराब कीजिए सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण। ओके, निखिल जैन रिस्पॉन्ड कीजिए। निखिल जैन कुछ बोलना चाह रहे थे जी। अशोक जी, सबसे पहले जो ईडी वाला मुद्दा था, जहां आपने कहा था कि मैं गलत झूठ बोल रहा हूं क्योंकि ईडी का सिर्फ 6% कन्विक्शन रेट है, उसमें मैं आपके दर्शकों को यह भी बता दूं कि ईडी ने 2005 से आज तक 5,906 केसेस रजिस्टर करे हैं, जिसमें डिस्पोजल खाली 25 केसेस में हुआ है। 0.4% केसेस में डिस्पोजल हुआ है, जिसमें से 24 में कन्विक्शन हुआ है। तो अगर हम सिर्फ उन्हीं केसेस को गिनेंगे जो डिस्पोज ऑफ हो गए हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा कि 17 साल में इस एजेंसी ने सिर्फ 0.4% केसेस ये आपकी आप सही करप्शन का मामला पीएमए लेके ऑफिस में 2010 के जून में आया था। करप्शन को प्रेडिकेट ऑफेंस पीएमएलए में 2010 के जून में बनाया गया था और जुलाई में पहला केस जो था मधु कोड़ा के खिलाफ हुआ था। यानी कि कुल 13 साल हुए हैं और आप जानते हैं कि अदालत में जब तक पूरी प्रक्रिया न हो जाए तो फैसला नहीं हो सकता। लंबा टाइम नहीं लगता अगर केस सही होता है सर। 9 साल मोदी सरकार को आए हुए हो गए हैं, कितने केस लॉन्च हुए? अदालत मोदी सरकार लगा था, लालू जी पर कितना टाइम लगा था ये बताइए? लालू जी पर कितना टाइम लगा था अदालतों को उनको कन्विक्ट करने में? मैं एग्जैक्टली, आप तो वकील हैं सर, आप तो वकील हैं। मुझे एक मिनट सर, आप तो वकील हैं। सुनिए सर, मैं आपको बता रहा हूं, इस देश में देखिए ये जो है ना, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में न्यायिक सुधारों की जरूरत है, ये हर कोई मानेगा। क्योंकि मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं जो इस डिबेट का हिस्सा बनूं, लेकिन मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, दुर्घटना, उसका केस दिल्ली में 9 साल चला था। 9 साल, छोटा सा एक्सीडेंट जिसमें किसी की गलती नहीं थी, 9 साल वो केस चला था। एक मिनट, तो फिर तो सोचिए, एक मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूं, देश की अदालतों का जरूरत है इस बात की कि न्यायिक सुधार हो। 10-10 साल, 9-9 साल मुकदमे ना चले, लेकिन होता क्या है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वो वकील जिम्मेदार नहीं? क्या वो, एक मिनट सर, क्या वो वकील जिम्मेदार नहीं है जो 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए एक दिन की फीस लेते हैं और जिनको फीस कैसे दी जाती है? सरकारी पैसे से दी जाती है, और वो कोर्ट में जाके एडजॉर्नमेंट मांगते हैं 15 लाख रुपए एक दिन की फीस लेने के बाद। क्या वो जिम्मेदार नहीं है? क्या वो जिम्मेदार नहीं है? कौन नहीं जानता इस देश के जो बड़े बड़े नामी वकील हैं, जो आज राजनेता भी हैं, वो पैसा इसी बात का लेता है कि मुकदमा फंसा रहे, चले ना। ये कौन नहीं जानता? ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये सब जानते हैं। एक ब्रेक के बाद मैं आता हूं। सालों तक पुलिस चार्जशीट नहीं दायर करती। एक ब्रेक के बाद मैं, ठीक है, जांच एजेंसियों के बीच में गड़बड़ हो सकती है, ये भी हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुल मिलाकर इसलिए मैं कह रहा हूं पूरी न्यायिक व्यवस्था को जो है ठीक करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज कम से कम भ्रष्टाचार एक मुद्दा तो बन रहा है, अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं
क्या एक मिनट मैं मौका दूंगा, इसी मुद्दे पर आऊंगा, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा, इस छोटे से ब्रेक के बाद इसी मुद्दे पर आता हूं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। वाह भैया, थारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। मारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़? ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं, आपका क्या होगा, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हुए हैं। युवराज पोखरना, क्या आपको लगता है कि करप्शन एक मुद्दा बन रहा है या बन गया है? जाहिर सी बात है कि इसमें सच भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई करप्शन का मुद्दा तो पहले से था, लेकिन इसमें जो जांच हो रही है वो एक तरफा हो रही है, तो कैसे इस मुद्दे को आपको लगता है कि आगे बढ़ेगा? अशोक जी, भारत के चुनावों में करप्शन जो है, भ्रष्टाचार, वो सदैव एक मुद्दा था, लेकिन आज आम आदमी पार्टी की अपरिपक्वता देख के मुझे बड़ा हंसी आ रही है। देखिए क्या है कि पंजाब में जब वो कांग्रेस एमएलए को पकड़ते हैं तो गुड है, जब ईडी कार्यवाही करती है सोनिया गांधी और राहुल गांधी खिलाफ नेशनल हेराल्ड में, वो गुड है, जब ईडी टीएमसी के नेताओं को धर लेती है तो आम आदमी पार्टी के लिए गुड है। तो ये तो वही बात हो गई ना कि तुम्हारा पापड़ पापड़ और आपका पापड़ नाचोस। ये जो सिलेक्टिव आउटरीच है ना, ये बहुत घातक है हमारे देश के लिए। अगर करप्शन जिस पार्टी ने किया है, जिस भी नेता, जिस भी स्तर का व्यक्ति, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये एक, मैं दर्शकों को एक लाइटर नोट में बात कह देता हूं कि केजरीवाल जी की विडंबना ऐसी है, 2013 में उन्होंने स्वयं ट्वीट किया था कि इस देश में, भारत में लोग जेल कब जाएंगे, और सत्येंद्र जी ने रिप्लाई किया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तब। और हकीकत में वही हो रहा है। आप देखेंगे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ताहिर हुसैन, सोमनाथ भारती, अमित रतन, विजय सिंगला, एक एक करके नेता इनके चले गए। आम घर से हूं मैंने ये सुना था बचपन से कि बेटा शराब पीने से घर बार बह जाता है। यहां देख रहे कि शराब पीने से पूरी आम आदमी पार्टी बह गई है। शराब की उसमें पूरी आम आदमी पार्टी। विष्णु पाठक, करप्शन तो आप लोग भी चाहते थे मुद्दा बने इस देश में, आपने मुद्दा बनाया, आप लोग इसी पर आए। तो अगर करप्शन पर जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। न्यायपालिका पर तो आपको भी भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल भरोसा है, और देश के सभी लोगों को न्यायपालिका पे भरोसा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग उसके हिसाब से कानून के वही रखवाले हैं, बाकी सब कानून के दुश्मन हैं। सबको न्याय, लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं हमको न्यायालय पे भरोसा है, हम भी कहते हैं न्यायालय पे भरोसा, और सब कहते हैं कि न्यायालय पे भरोसा है हमको। न्यायालय का हम कहां कर रहे हैं कि न्यायालय का
भरोसा किसी को नहीं है, न्यायालय पर सबको भरोसा है। और न्यायालय ने ही आज फटकार भी लगाई है भारतीय जनता पार्टी को। आज न्यायालय ने ही ईडी को फटकार भी लगाई कि आपके पास मिला क्या। न्यायालय ने सवाल भी पूछे आपसे, आम आदमी पार्टी से भी सवाल पूछे हैं न्यायालय ने। वो तो अभी तो फैसला कोई नहीं आया, हम फैसले तक इंतजार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने ईडी को भी फटकार लगाई है, आम आदमी पार्टी से भी सवाल पूछे हैं, सीधी सी बात है। वो कोर्ट को हक है। हमको जवाब देने दीजिए। अभी इन्होंने मदेरना जी ने कहा कि सारे लोग 4-5 नेताओं के नाम गिना दिए जेल में है। ठीक है, अब जेल में है क्योंकि उन्होंने जेल में डाला। अब ब्रजेश सिंह को कौन जेल में डालेगा? किसकी हिम्मत है जेल में डालने की? तो क्या आपको मुझे उठा के जेल में डाल सकते हैं बिना तथ्यों के? नहीं सर आपको या मुझे उठा सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं बिना तथ्यों के? नहीं, तथ्य नहीं होगा ना आपके यहाँ। जो आप तो वो लोग जो कहते थे कि इल्जाम लगा मतलब त्यागपत्र दे देना चाहिए, वो बलात्कार। अरे सेंगर किए, चिन्मयानंद किए, कितने लोग जेल में डालने की बात है ना। जेल में कौन डालेगा उनको? उनकी सरकार है। ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है कि अपने मंत्रियों को उठा करके जेल में डाल दिया। ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, ये मोदी जी की सरकार है। और देश के लोग और हम लोग सब लोग आप तो यही चाहते थे ना, लोग जेल में जाएं, तो फिर जेल में जा रहे हैं। अब आप कोर्ट में भरोसा रखिए, सिंपल सी बात है। राजीव बब्बर रिस्पॉन्ड कीजिए। सर बिल्कुल जेल राजीव बब्बर रिस्पॉन्ड कर। राजीव बब्बर मंदिर की तरह है। एक मिनट राजीव बब्बर रिस्पॉन्ड कर। राजीव बब्बर, राजीव जी आप म्यूट पे चले गए। राजीव जी म्यूट पर है, जल्दी से। मैं कह रहा हूं जो जैसा होता है उसको वैसी ही शक्ल दिखती है साहब। ये वो पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार तेजिंदर बग्गा को सिर्फ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्वीट करने पे अरेस्ट करने आ गई थी 50 लोगों के साथ। और पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने यह कहा कि तुम गलत कर रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमें न्यायपालिका पे विश्वास है। तो ये समझिए आज घर जाकर कि सत्येंद्र जैन को 1.5 साल से जमानत क्यों नहीं मिल रही। भारतीय जनता पार्टी ने बंद नहीं किया है, न्यायालय नहीं दे रहा उनको जमानत। ये वही है जिसको भारत रत्न अरविंद केजरीवाल दे रहे थे। अरे बेशरम लोग जो सिर्फ ट्वीट करने पे 150 लोगों की टीम को, एक कार्यकर्ता को अरेस्ट करने दिल्ली भेज देते हैं, वो आके यहाँ पर बातें कर रहे हैं। ओके मेरे पास समय नहीं है। नीलू रंजन आखिरी ये कुल मिलाकर अब ये मामले में क्या सब्सटेंस आपको लग रहा है? आप इस सब बारे में देख रहे हैं या फिर हवाई चीजें चल रही हैं? देखिए, हवाई चीजें नहीं है। अगर ईडी ने जो आज पेश किया है, अपना जो रिमांड लेटर दिया है, रिमांड लेटर की कॉपी मेरे पास है, उसमें क्लियर लिखा है कि अगर संजय सिंह के घर पे पैसे दिए गए, जिसने जाके दिए उसके मोबाइल का लोकेशन हमारे पास है। अगर मैं कह रहा हूँ, ईडी ने कहा है कि अगर उनके पास सबूत हैं कि संजय सिंह दिनेश अरोड़ा के बाद कितनी बार होती थी और कहाँ होती थी, जिस मतलब कई एविडेंस है कि जिसने पैसे दिए, बोयनपल्ली ने पैसे दिए 3 करोड़, वो 3 करोड़ में से गए तो बोयनपल्ली ने कहा कि हाँ मैं 3 करोड़ दिए थे, दिनेश अरोड़ा कहा कि हाँ हम 3 करोड़ लिए थे, उसमें से 1 करोड़ वहां उसको दिया। तो ऐसे सबके उसमें सबूत हैं। अगर ये कह दिया है कि कंपनी में, अमित अरोड़ा की कंपनी में जो है वो उसको पार्टनरशिप दी गई 20% की दिनेश अरोड़ा को और विवेक त्यागी को, तो उसमें दिनेश अरोड़ा का जो सीए है जिसने बनाया वो एमओयू, उसका बयान है कि जी हाँ मैंने बनाया था और इनके कहने पे बनाया था। जिन 4 लोग गए थे संजय सिंह को लेके मनीष सिसोदिया घर पे, उन चारों का बयान है कि जी इस दिन में हम गए थे और ये हुआ था। अलग अलग बयान है। तो बिना कोलैबोरेटिव एविडेंस के कोई भी एक आदमी के बयान पे किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। दूसरी बात, जो गैजेट्स है ना वो बड़े खतरनाक होते हैं। मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किया गया, ये सब जानते हैं कितने हुए हैं, ये स्थापित फैक्ट है जो किए गए हैं। भले कह देंगे भूल गए जो कुछ भी हुए, लेकिन जो मोबाइल फोन यूज करते हैं वो भूल जाते हैं कि उसमें क्लाउड सर्विस भी होती है। और खासतौर पे अगर आईफोन यूज करें तो आई क्लाउड होता है कि अगर व्हाट्सएप में भी कुछ आप कर रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं, तो वो सेव हो जाता है। अगर मेल किसी को आपने किया तो अपने मेल में भले आप डिलीट कर दें, लेकिन जीमेल का जो सर्वर है उसमें वो मेल रहेगा। आपके कंप्यूटर तोड़ देने से, हार्ड डिस्क बर्बाद कर देने से, मेल डिलीट कर देने से वो गायब नहीं होता है। और ऐसे 1.5 लाख मेल ईडी और सीबीआई ने रिट्रीव किए हैं आई क्लाउड से। सारे व्हाट्सएप चैट सब जो कुछ हो रहा है वो हवा में नहीं हो रहा। और इसीलिए कोर्ट जो है, अगर मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही है, 5 दिन की संजय सिंह को रिमांड पर भेजा गया है, तो इसका मतलब जांच एजेंसियों के पास बहुत कुछ है। अब ये प्रूव करना है, इसको प्रूव जो है अदालत में ही होगा, जाहिर सी बात है, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर
सवाल बड़े उठ रहे हैं और देश की जनता देख रही है। जनता भी वक्त आने पर फैसला अपना करेगी। लेकिन आज की डिबेट में इतना ही। मेरे सभी मेहमानों का शुक्रिया। नमस्कार।